हेलो फ्रेंड्स, दीप करियर इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। मैं एडवोकेट आमोद पाल। आज से हम लोग पॉलिटी विषय की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं उसको समझेंगे और संविधान के बारे में बताएंगे, जो आप लोगों को बहुत आगे के लेक्चर में बहुत फ़ायदेमंद होगा। सबसे पहले हम लोग संविधान की डिफिनीसन को जानते हैं, यानी संविधान क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को यह नहीं पता है कि संविधान का मतलब क्या होता है। तो संविधान जो है, संविधान या नियमों कानूनों या परंपराओं आदि का संकलन है। संकलन है जो एक देश पर शासन करने के लिए होता है, उसे संविधान कहते हैं। संविधान क्या है? तो संविधान जो है यह नियमों, कानूनों या परंपराओं आदि का संकलन है जो एक देश पर शासन करने के लिए होता है, उसे संविधान कहते हैं। और उसके बाद आइए राज्य व्यवस्था की डेफिनेशन देखते हैं। राज्य व्यवस्था क्या है? तो राज्य व्यवस्था जो है संविधान को व्यवहार में लाने की व्यवस्था ही राज्य व्यवस्था है। यानी संविधान को व्यवहार में लाने की व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था क्या है? जो संविधान में जो नियम और कानून हैं, उस नियम कानून या जो परंपराओं का संकलन है, उसी को व्यवहार में लाने की व्यवस्था ही राज्य व्यवस्था कहलाती है। आइए संविधान के कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। संविधान जो है, संविधान को वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। संविधान को क्या होती है? तो वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। और संविधान जो है यह देश की सर्वोच्च विधि होती है। देश की सर्वोच्च विधि होती है। संविधान क्या है? तो संविधान को वैधानिक मान्यता भी प्राप्त होती है और संविधान या देश की सर्वोच्च विधि होती है। और संविधान की एक डेफिनीशन है, यानी संविधान की दूसरी डेफिनीशन क्या है? संविधान जो है विधियों के समुच्चय या संग्रह है। संविधान क्या है? तो संविधान विधियों का समुच्चय या संग्रह है। कैसा समुच्चय संग्रह है? यानी किसी भी व्यवस्था को संचालित करने हेतु बनाई गई विधियों के समुच्चय या संग्रह को संविधान कहते हैं। तो संविधान की दूसरी डेफिनेशन क्या है? यानी किसी भी व्यवस्था को संचालित करने हेतु बनाई गई विधियों के समुच्चय या संग्रह को ही संविधान कहते हैं। संविधान की और एक बहुत फेमस डेफिनेशन है। संविधान की एक फेमस डेफिनेशन है। संविधान क्या है? तो संविधान नियमों की पुस्तक है। क्या है? नियमों की पुस्तक है।
नियमों की पुस्तक है, यानी संविधान क्या है, तो यह संविधान नियमों की एक पुस्तक है। शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा, नियमों की एक पुस्तक है। कैसी पुस्तक है, जिससे देश की व्यवस्था को संचालित किया जाता है, यानी नियमों की ऐसी पुस्तक जिससे देश की व्यवस्था को संचालित किया जाता है, यानी संविधान की जो दूसरी डेफिनेशन है, यानी संविधान क्या है, तो संविधान नियमों की पुस्तक है। यह कैसी पुस्तक, जिससे देश की व्यवस्था को संचालित किया जाता है। तो इसकी पूरी डेफिनेशन हुई, संविधान जो है नियमों की ऐसी पुस्तक है जिससे देश की व्यवस्था को संचालित किया जाता है। और संविधान के प्रतिपादक कौन हैं, तो सन हेनरी मेन हैं। संविधान के प्रतिपादक जो हैं, सर हेनरी मेन हैं। आइए उसके बाद आगे देखते हैं, यानी संविधान की डेफिनेशन क्या है, तो संविधान जो है किसी भी देश की सर्वोच्च कानून होता है, जो सरकार की संरचना, शक्तियों, कर्तव्यों और नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्धारित करता है। संविधान क्या है, संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून है। कैसा कानून है, सर्वोच्च कानून है, जो सरकार की संरचना, शक्तियाँ एवं कर्तव्यों और नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों को निर्धारित करता है। आइए उसके बाद जो है संविधान के प्रकार देखते हैं। तो संविधान कितने प्रकार का है, तो संविधान जो है 3 प्रकार का है। पहला है संविधान संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर, दूसरा है संकलन की प्रकृति के आधार पर, तीसरा है उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर। तो संविधान कितने प्रकार का है, तो संविधान 3 प्रकार का है। पहला है संविधान संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर, दूसरा है संकलन की प्रकृति के आधार पर, तीसरा है उद्गम की उत्पत्ति के आधार पर। आइए इसी को डिटेल से देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। पहला है संविधान संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर भी यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला है कठोर, दूसरा है लचीला। कैसा है, कठोर एवं लचीला। कठोर का मतलब होता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। लचीला जिसमें सामान्य बहुमत की आवश्यकता हो, सामान्य बहुमत या साधारण विधेयक। यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। पहला है कठोर, दूसरा है लचीला। कठोर जो है संविधान कौन सा है, जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता हो, उसे कठोर संविधान कहते हैं। दूसरा है लचीला संविधान। लचीला संविधान वह संविधान है जिसमें संशोधन करने के लिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। आइए उसके बाद हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान कैसा है। तो भारतीय संविधान जो है हमारा, यह दोनों प्रकार का है। यह कठोर एवं लचीला दोनों हैं। भारतीय संविधान कैसा है, तो कठोर एवं लचीला दोनों हैं, क्योंकि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन हेतु विशेष बहुमत भी आवश्यक है, जबकि कुछ प्रावधान संसद के सामान्य बहुमत से संशोधित होते हैं। यानी भारत का संविधान कैसा है, तो भारत का संविधान कठोर एवं लचीला दोनों है, क्योंकि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन हेतु विशेष बहुमत भी आवश्यक है और कुछ प्रावधान संसद के सामान्य बहुमत से भी हो जाते हैं। आइए उसके बाद अगला देखते हैं। अगला जो संविधान है
यह संकलन की प्रकृति के आधार पर है। कैसा है? संकलन की प्रकृति के आधार पर है। यह भी दो प्रकार का होता है। इसमें एक आता है लिखित संविधान, दूसरा आता है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान या मौखिक संविधान। अलिखित को ही मौखिक संविधान बोलते हैं। तो अलिखित संविधान जो है किसका है? तो अलिखित संविधान जो है इंग्लैंड का है। कहाँ का है? इंग्लैंड का है। इसमें अधिकांश भाग जो है परंपराओं से है तथा कुछ भाग लिखे गए हैं। यानी अलिखित संविधान कहाँ का है? तो अलिखित संविधान जो है इंग्लैंड का है, जिसके कुछ भाग परंपराओं से हैं तथा कुछ भाग जो है लिखित भी हैं। और उसके बाद लिखित संविधान में कौन कौन सा है? तो लिखित संविधान में भारत का संविधान है, और उसके बाद अमेरिका का संविधान हो गया, और उसके बाद नेपाल का संविधान हो गया, क्योंकि नेपाल का संविधान 2015 में बना था। और भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं। भारत का संविधान कैसे है? सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। और उसके बाद अमेरिका का संविधान जो है सबसे पुराना संविधान है। यह 1789 में लिखा गया था। कब? 1789 में लिखा गया था। यानी हम लोग संविधान के प्रकार में संकलन की प्रकृति के आधार पर देख रहे हैं। तो संकलन की प्रकृति के आधार पर भी दो प्रकार का है, एक लिखित संविधान है और दूसरा अलिखित या मौखिक संविधान है। अलिखित संविधान में जैसे इंग्लैंड का संविधान हो गया, इसमें जो है अधिकांश भाग परंपराओं से युक्त हैं तथा कुछ भाग लिखित भी हैं। और लिखित संविधान में भारत का संविधान हो गया, जो सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं। और अमेरिका का संविधान जो है सबसे पुराना संविधान है, इसे 1789 में लिखा गया है। और उसके बाद जैसे नेपाल का संविधान है, इसे 2015 में लिखा गया है। आइए उस अगला प्रकार देखते हैं। अगला प्रकार जो है उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर है। यह भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक निर्मित होता है और दूसरा विकसित होता है। कैसा होता है? निर्मित और विकसित। यानी उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर भी दो प्रकार का होता है, एक निर्मित और एक विकसित होता है। निर्मित का मतलब क्या हुआ? निर्मित का मतलब होता है संगठन द्वारा विचार विमर्श करके। किसके द्वारा? संगठन द्वारा विचार विमर्श करके एक स्थान पर बैठकर बनाया गया। निर्मित संविधान का मतलब क्या है? तो एक संगठन द्वारा विचार विमर्श करके एक स्थान पर बैठकर बनाया गया। और दूसरा है विकसित। विकसित का मतलब क्या है? विकसित संविधान का मतलब है समय समय पर संशोधन करके, यानी परिवर्तन के साथ जोड़ना। समय समय पर परिवर्तन के साथ जोड़ना। यानी उद्गम एवं उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार का है? तो दो प्रकार का है, एक निर्मित है और दूसरा विकसित है। निर्मित का मतलब हो गया संगठन द्वारा विचार विमर्श करके एक स्थान पर बैठकर बनाया गया। और विकसित का मतलब हो गया समय समय पर परिवर्तन के साथ जोड़ना। उसके बाद भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान जो है निर्मित एवं विकसित दोनों है, क्योंकि संविधान सभा द्वारा संविधान का औपचारिक रूप से निर्माण किया गया, जो कि 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक। कब तक? 24 जनवरी 1950 तक संविधान का औपचारिक रूप से निर्माण किया गया, जबकि लगभग 75 वर्षों में 106 संशोधन के द्वारा कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं। आइए उसके बाद आगे देखते हैं। आगे जो है
कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है? राज्य के महत्वपूर्ण तत्व। राज्य के किसी भी राज्य के कितने महत्वपूर्ण तत्व होते हैं? तो किसी भी राज्य के 4 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। एक जनसंख्या होती है, एक निश्चित भूभाग होता है, एक संप्रभुता होती है, एक सरकार या सत्ता होती है। यहाँ राज्य का मतलब जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इससे मतलब नहीं है। यहाँ राज्य का मतलब एक पूरे संपूर्ण देश से मतलब है। जैसे भारत एक राज्य हो गया, अमेरिका एक राज्य हो गया। यहाँ राज्य का मतलब स्टेट से नहीं है। इसीलिए राज्य के महत्वपूर्ण तत्व में 4 चीज़ें आती हैं। ऐसे एक जनसंख्या हो गई, किसी भी राज्य की एक निश्चित जनसंख्या होगी। जैसे भारत की लगभग 125 करोड़ जनसंख्या है और भारत का एक निश्चित भूभाग है। भारत की भी एक संप्रभुता है और भारत में भी एक सरकार या सत्ता है भारत देश को चलाने के लिए। इसके बारे में एक एक पॉइंट को हम लोग थोड़ा डिटेल से देखते हैं। आइए इसको डिटेल से देखते हैं। पहला पॉइंट है संप्रभुता। आइए हम लोग पहले संप्रभुता के बारे में समझते हैं। संप्रभुता क्या है? संप्रभुता जो है, संप्रभुता का मतलब होता है किसी भी देश में क्या होगा उसका निर्धारण हम स्वयं करेंगे, न कि दूसरा कोई करेगा। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? तो किसी भी देश में किसी भी देश में क्या होगा इसका निर्धारण जो है, इसका निर्धारण हम स्वयं करेंगे और संबंध कैसा होगा वो भी हम ही करेंगे। यानी संप्रभुता क्या है? संप्रभुता का मतलब होता है किसी भी देश में क्या होगा उसका निर्धारण एवं संबंध हम स्वयं करेंगे। संप्रभुता जो है यह 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। एक जो है आंतरिक संप्रभुता होती है, एक आंतरिक संप्रभुता होती है और दूसरी जो है बाह्य संप्रभुता होती है। कैसी? बाह्य संप्रभुता होती है। आइए एक एक को डिटेल से देखते हैं। आंतरिक संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता आंतरिक संप्रभुता का मतलब होता है कि हमारे देश के भीतर क्या होगा इसका निर्धारण हम स्वयं करेंगे। आंतरिक संप्रभुता का मतलब क्या है कि देश के भीतर क्या होगा, देश के भीतर क्या होगा इसका निर्धारण स्वयं करें, इसका निर्धारण स्वयं करेंगे। यानी आंतरिक संप्रभुता का क्या मतलब है? देश के भीतर क्या होगा इसका निर्धारण हम स्वयं करेंगे, न कि अदर देश करेंगे। जैसे कि हमारे देश के भीतर क्या मामला चल रहा है उसका निर्धारण हम स्वयं करेंगे, न कि दूसरे देशों से सलाह लेंगे। आइए हम लोग एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं अपने घर के बारे में। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा घर है और इस घर के बगल में कुछ पड़ोसियों का घर है। मान लीजिए कि हमारे घर में कुछ विवाद चल रहा है, तो इस विवाद का निपटारा जो है कि हम अपने घर के लोग ही डिसाइड करेंगे, घर के सभी सदस्य मिलकर ही करेंगे, न कि पड़ोसी हमारे घर के संबंध का निर्धारण करेगा कि हमारे घर में क्या होगा। इसका संबंध पड़ोसी नहीं तय करेगा, इसका जो है हम ही तय करेंगे कि हमारे घर के भीतर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आइए उसके बाद वाह्य संप्रभुता को देखते हैं। या एक दूसरा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आंतरिक संप्रभुता के अंतर्गत, जैसे एक समय सुने होंगे कि हमारे देश में जो है CAA का विरोध चल रहा था, तो इसका डिसीजन जो है यह हमारे देश के भीतर था, तो इसके बारे में हम ही को डिसीजन लेना था, न कि विदेशों की सहायता हमें लेनी थी, न कि यह डिसीजन अमेरिका और अदर कंट्री डिसाइड करें कि हमारे देश में क्या होगा। आप लोग एक और बहुत चर्चित मामला सुने होंगे, कृषि बिल पर बहुत दिनों तक कुछ विवाद चला था, तो यह भी हमारे देश के भीतर का मामला था। इस पर डिसीजन भी हम ही को ही लेने था, न कि विदेशों से मदद लेनी थी। आइए उसके बाद वाह्य संप्रभुता को समझते हैं। वाह्य संप्रभुता, वाह्य
संप्रभुता। वाह्य संप्रभुता जो होती है यह भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। और वाह्य संप्रभुता का मतलब होता है बाहरी देश से संबंध। कैसे? बाहरी देश से संबंध, बाहरी देश से संबंध। इसमें पहला है अन्य देशों से संबंध, अन्य देशों से संबंध, अन्य देशों से संबंध। और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंध। इसका भी निर्धारण स्वयं करना है, निर्धारण स्वयं करना है। आइए इसको हम लोग वाह्य संप्रभुता को समझते हैं। तो वाह्य संप्रभुता का मतलब क्या होता है? तो वाह्य संप्रभुता का जो मतलब होता है, वाह्य संप्रभुता का मतलब है कि बाहरी देश के साथ हमारा संबंध कैसे होगा, इसका हम स्वयं डिसीजन लेंगे। यह भी दो प्रकार की होता है। इसमें पहला है अन्य देशों के साथ संबंध, यानी जैसे हम भारत देश में रह रहे हैं तो भारत का बाहरी देशों के साथ कैसा संबंध होगा यह हम ही डिसाइड करेंगे, ना कि अदर कंट्री डिसाइड करेगी। जैसे मान लीजिए कि भारत का संबंध पाकिस्तान से कैसा होगा, अमेरिका के साथ कैसा होगा और उसके बाद चीन के साथ कैसा होगा, यह हमें स्वयं डिसाइड करना है कि हम पाकिस्तान के साथ संबंध रखें या ना रखें। इसमें कोई अदर देश दखल अंदाजी नहीं करेगा कि आप पाकिस्तान के संबंध रखिए। और इसी प्रकार चीन के साथ भी हो गया, जैसे कि हमारे देश के साथ चीन का हमेशा विवाद रहता है, तो इसमें अदर कंट्रियाँ नहीं दखल अंदाजी करेंगी कि चीन के साथ हमारा संबंध मधुर हो, क्योंकि यह हमारे देश का मामला है, न कि अदर देश का मामला है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंध, यानी हमारा देश किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल होगा या नहीं शामिल होगा, इसका संबंध हमें स्वयं करना है, कि ना कि अदर कंट्रियाँ इसका सहयोग करें कि आप जो है, जैसे मान लीजिए कि WTO में आप शामिल होइए, इस पे दबाव अदर कंट्री नहीं डाल सकती हैं जब तक हमारा मन ना करे कि हम WTO में हमें शामिल होना है कि नहीं शामिल होना है। आइए उसके बाद आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है सरकार या सत्ता। आइए इसको समझते हैं, सरकार या सत्ता क्या है। तो सरकार जो है यह राज्य का उपकरण या साधन है। सरकार क्या है? राज्य का उपकरण या साधन है। सरकार क्या है? सरकार राज्य का उपकरण या साधन है। सरकार के द्वारा ही राज्य लोक कल्याण का कार्य करती है। सरकार जो है, सरकार के द्वारा ही राज्य जो है लोक कल्याण का कार्य करती है। लोक कल्याण का कार्य करती है, यानी सरकार क्या है? सरकार राज्य का एक उपकरण या साधन है। सरकार के द्वारा ही राज्य जो है लोक कल्याण का कार्य करती है। और सरकार कितने काम करती है? तो सरकार केवल 3 कार्य करती है। कितने कार्य? 3 कार्य। 3 कार्य में है, पहला है क्या होगा, यानी क्या हो। दूसरा है कैसे हो। तीसरा है निगरानी करना। यानी सरकार केवल कितने कार्य करती है? तो सरकार केवल 3 कार्य करेगी, क्या हो, कैसे हो, निगरानी। यानी क्या हो, आइए इसको दूसरे पेज पे थोड़ा सा देखते हैं। सरकार कितने कार्य करती है? केवल 3 कार्य करती है। पहला है क्या हो, कैसे होगा, कैसे हो, और उसके बाद निगरानी। क्या हो में व्यवस्थापिका, यानी व्यवस्थापिका आती है इसके अंतर्गत। व्यवस्थापिका काम होता है केवल कानून निर्माण करना, केवल कानून निर्माण।
और कैसे हो में कार्यपालिका आती है। कार्यपालिका का काम होता है जो व्यवस्थापिका के द्वारा कानून को बनाया गया है उसको लागू करना। और निगरानी के अंतर्गत न्यायपालिका आती है। न्यायपालिका का काम है जो व्यवस्थापिका के द्वारा कानून बनाया गया और जो कार्यपालिका उस कानून को लागू की उसकी जो है निगरानी करना। आप लोगों को सरकार का मतलब समझ में आ गया होगा। सरकार क्या है? तो सरकार जो है राज्य का उपकरणीय साधन है। सरकार के द्वारा ही राज्य लोक कल्याण का कार्य करती है और सरकार केवल 3 काम करती है: क्या हो, कैसे हो और निगरानी करना। क्या हो के अंतर्गत व्यवस्थापिका आती है। व्यवस्थापिका जो है कानून का निर्माण करती है। और कैसे हो के अंतर्गत कार्यपालिका आएगी। कार्यपालिका का काम रहेगा जो व्यवस्थापिका जो है जो कानून बनाई है उसको लागू करवाएगी। और अगला है निगरानी के अंतर्गत न्यायपालिका आती है। न्यायपालिका का काम होता है जो कार्यपालिका द्वारा कानून को लागू करवाया गया है उसकी निगरानी करना, वह कानून सही ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है। आइए उसके बाद आगे देखते हैं। आगे एक पॉइंट है संविधानवाद। आइए इसको भी हम लोग थोड़ा से जान लेते हैं कि संविधानवाद है क्या। संविधानवाद क्या है, आइए इसको जानते हैं। संविधानवाद में केवल 3 चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें हैं? 3 चीज़। एक सीमित सरकार हो, सरकार कैसी हो? सीमित हो, यानी सीमित सरकार हो। और जो सरकार हो वह निरंकुशता व तानाशाही के अभाव में न हो। निरंकुशता व तानाशाही का अभाव हो। और तीसरा पॉइंट है लोगों की इच्छाओं के अनुसार कार्य हो। यानी संविधानवाद क्या है? तो संविधानवाद में केवल 3 चीज़ हैं। सीमित सरकार हो, यानी जो सरकार हो वह निरंकुशता व तानाशाही के अभाव में न हो। और तीसरा पॉइंट है जो यानी जो सरकार है वह लोगों की इच्छाओं के अनुसार कार्य करे। आइए उसके बाद हम लोग संविधान का महत्व को जानते हैं। संविधान का महत्व क्या है? तो संविधान का पहला महत्व है जो है देश की शासन प्रणाली को तय करता है। संविधान क्या तय करता है? तो संविधान जो है देश की शासन प्रणाली को तय करता है। यानी देश की शासन प्रणाली कैसी होगी यह संविधान तय करता है। कौन तय करता है? तो संविधान तय करता है। शासन प्रणाली 2 प्रकार की होती है। एक जो है लोकतंत्र होता है जिसे डेमोक्रेसी बोलते हैं, डेमोक्रेसी। और दूसरा राजतंत्र जिसे मोनार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनार्की। और दूसरा पॉइंट है यह राज्य व्यवस्था की प्रकृति को तय करता है। यानी संविधान क्या तय करता है? तो देश की राज्य व्यवस्था की प्रकृति को तय करता है। यानी प्रकृति में कितने प्रकार का है? तो 3 प्रकार की। या संघात्मक है, यानी देश की राज्य व्यवस्था कैसी है? संघात्मक है। उसके बाद एकात्मक है। उसके बाद अर्धसंघात्मक है। आइए उसके बाद अगला संविधान का महत्व देखते हैं। अगला जो है संविधान देश की सरकार का स्वरूप बताती है। क्या बताती है? स्वरूप बताती है। स्वरूप में क्या क्या है? संसदात्मक प्रणाली है। संसदात्मक प्रणाली है। और दूसरी अध्यात्मात्मक प्रणाली है। उसके बाद तीसरा जो है अर्ध अध्यात्मात्मक है। यानी देश
संविधान क्या बताती है? तो संविधान देश की सरकार का स्वरूप बताती है। सरकार का स्वरूप कैसा होगा यह संविधान तय करेगी कि संघात्मक प्रणाली होगा कि अध्याचात्मक प्रणाली होगा कि अर्धअध्यात्मक प्रणाली होगा। संविधान सरकार के अंगों की शक्तियों की सीमा तय करता है। यानी संविधान क्या तय करता है? अंगों की शक्तियों की सीमा। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों की सीमा संविधान ही तय करेगी। विधायिका विधायिका हो गया, कार्यपालिका और न्यायपालिका हो गया। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? तो हम लोगों ने संविधान की डिफिनीशन देखी, संविधान और राज्य व्यवस्था को समझा, उसके बाद संविधान के प्रकार को देखा, उसके बाद कुछ संविधान के महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी देखी, जैसे संविधानवाद हो गया, संप्रभुता हो गया, और उसके बाद संविधान के महत्व देखें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।